हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप एकदम चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। और मैं हूं आपका अपना विनीत कौशिक और आप देख रहे हैं हम सब का अपना चैनल डाइवर्स फिजिक्स। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज की। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हमने डिस्कस कर लिया था। और जो बच्चे उसको नहीं देख पाए हैं, एक बार उस लास्ट वीडियो को आप देख कर आए। तो ये जो आज का टॉपिक है, आज का जो वीडियो है, वो आपके बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है बच्चों। तो आज हम इस लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रॉड और वायर। ठीक है। तो बच्चों, रॉड में बहुत सारे केस होते हैं। जैसे आपके सामने केस फर्स्ट है कि ये रॉड है एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ रॉड। तो रॉड की एक्सिस पर कहीं कोई पॉइंट है पी। तो उस पॉइंट पी पर, इस पॉइंट पी पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो केस फर्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। अब बच्चों, थोड़ा सा डीप बात करेंगे हम। तो यहां कॉन्टिन्यूअस चार्जेस के केस में, रॉड हो, रिंग हो, डिस्क हो, शीट हो, इन केसेस में हम इंटीग्रेशन का यूज करते हैं। तो बात आती है कि साहब सर, आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों, मेरे को कैसे पता चला कि यहाँ मुझे इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा मैं उस पर आपका अपना व्यू देना चाहता हूँ। बच्चों, हमने अब तक जो पढ़ा था, अब तक जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, वो पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट का मतलब आप जानते हैं, पॉइंट, मैथमेटिकल पॉइंट विच हैव नो शेप नो साइज। तो बच्चों, ये कोई सपोज पॉइंट है और इस पॉइंट पर आपका कोई चार्ज है और इस पॉइंट से आर डिस्टेंस पर ये कोई पॉइंट पी है जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होता था। तो उसके लिए मेरे पास फॉर्मूला था E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है साहब। अब यहां पर ये जो आर है, ये जो आर है, ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। अगर आप ध्यान दें, यहां जो आर है वो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। एक पॉइंट वो जिस पर चार्ज है और दूसरा पॉइंट वो जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। ठीक है। तो यहां दो पॉइंट हैं और उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस हमको पता है। अब बच्चों, यहां लाइन चार्ज के केस में एक रॉड है और उस रॉड के केस में अब देखना, आप खुद समझ जाएंगे कि देयर इज अ प्रॉब्लम। यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है और वो प्रॉब्लम क्या होने वाली है, मींस हम इस फॉर्मूले को रॉड के केस में, वायर के केस में डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। अब क्यों नहीं कर सकते, वो मैं आपके सामने दिखाता हूं। बच्चों, ये है एक लाइन। ठीक है। ये क्या है, एक लाइन है। और लाइन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सो मेनी पॉइंट्स। तो यहां पर एक एंड पॉइंट ये हो गया, एक एंड पॉइंट ये हो गया और इनके बीच में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ठीक है। जैसे मैं उनमें से कुछ मार्क कर देता हूं, एक पॉइंट ये मान लेता हूं, एक पॉइंट ये मान लेता हूं, एक पॉइंट ये मान लेता हूं और एक पॉइंट में ये मान लेता हूं। ठीक है। और यहां वो पॉइंट है पी जिस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। और इसके ऊपर ये जो चार्ज है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज ये टोटल चार्ज है आपका Q। अब बच्चों, अगर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q हमारे पास है ही टोटल। ठीक है। अब बच्चा, आप देखना समस्या क्या आने वाली है कि हमको R रखनी है, हमको आर रखनी है। और यहां आर के लिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी चॉइस बन रही हैं। भाई, एक पॉइंट ये है जिसके ऊपर चार्ज है, ये पॉइंट भी है इसके ऊपर भी चार्ज है, ये पॉइंट है इसके ऊपर भी चार्ज है, ये पॉइंट है इसके ऊपर भी चार्ज है, ये पॉइंट है इसके ऊपर भी चार्ज है। बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर चार्ज है। और इस फॉर्मूले में जो आर है वो केवल दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है। एक वो पॉइंट जिसके ऊपर चार्ज है और एक वो पॉइंट जहां हमको फील्ड पता करना है।
तो बच्चों एक बच्चा कह रहा है कि साहब मैं ये वाली डिस्टेंस लूंगा, मान लो ये R1 है, तो दूसरा बच्चा कहेगा कि भाई इस पॉइंट से हमारी क्या, इस पॉइंट से हमारा क्या बैर है, क्या दुश्मनी है इससे, है। तो दूसरा बच्चा कह रहा है कि मैं तो ये वाली डिस्टेंस लूंगा, तीसरा बच्चा कह रहा है कि भाई तुम अपना देखो मैं अपना देखूंगा, वो ये वाली डिस्टेंस ले रहा है। चौथा बच्चा बोला कि भाई हम तो सबसे अलग हैं, R4 ये वाली डिस्टेंस लेगा। कहने का मतलब इतनी सारी चॉइस, अब इस फॉर्मूले में कौन सी वाली डिस्टेंस रखूं मैं R1 रखूं, R2 रखूं, R3 रखूं, R4 रखूं, R5 रखूं, आया ना। प्रॉब्लम आ गई कि यहां इस फॉर्मूले को अगर मैं यूज करता हूं तो मैं कौन सी आर सेलेक्ट करूं, मैं कौन सी आर को चूज करूं, दैट इज द प्रॉब्लम। अब बच्चों मैथमेटिक्स बोलता है, जहां कहीं हमको समस्या आई तो मैथमेटिक्स कहता है यार टेंशन मत लो, घबराओ मत, हम हैं, हम करेंगे समाधान। तो बच्चों आपको उसने देखो बता ही दिया, मैंने आपको बातों बातों में बता भी दिया है कि कोई बॉडी है, अगर कोई बॉडी है, रॉड, वायर, डिस्क, है ना, तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि उस बॉडी को बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में डिवाइड करो, है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे साहब, अब बात देखना बच्चों कि मैंने क्या किया, मैं इस रॉड को बहुत छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड करूंगा, इतने छोटे छोटे इनफाइनाइटली स्मॉल, इतने छोटे छोटे पीसेज में कि मैं हर एक टुकड़े को, हर एक पीस को एक पॉइंट चार्ज की तरह कंसीडर कर सकता हूं। ठीक है, तो सपोज करो मैंने एक यहां पर छोटा सा ये आर्बिट्रेरीली ये एक यहां पर एलिमेंट लिया और इस एलिमेंट के ऊपर यहां पर चार्ज है सपोज डी क्यू मतलब इन्फिनिटी स्मॉल चार्ज, और इस एलिमेंट की जो थिकनेस है वो है डी एक्स, बोले तो लेंथ। ठीक है, और इस एलिमेंट से, इस पॉइंट चार्ज से पॉइंट की डिस्टेंस है एक्स। ठीक है बच्चों, अब पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है, सिंपल सी बात है, पॉइंट चार्ज के लिए मेरे पास फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो क्योंकि ये बहुत स्मॉल चार्ज है तो इसका फील्ड भी बहुत स्मॉल होने वाला है, तो डीई मतलब वेरी वेरी स्मॉल, इन्फिनिटी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो क्यू कितना है साहब, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, डी क्यू से डिस्टेंस कितनी है पॉइंट की, एक्स, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये आ गया था मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट चार्ज के लिए। अब बच्चा जरा ध्यान से ध्यान देना, सपोज करो मैं एक टेस्ट चार्ज पॉइंट चार्ज यहां ले लेता हूं। ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डीई इधर ही होगा, रेडियली आउटवर्ड। दूसरा एलिमेंट लूंगा उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा, तीसरा लूंगा उसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगा। कहने का मतलब इस पर अगर 100, 200, 300, 400, 500, 600 कितने भी अगर मैं इस तरह से dx एलिमेंट लेता हूं, हर एक dx एलिमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, मतलब ऑल दी फील्ड्स आर पैरेलल। मीन्स जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन सब DE+DE+DE1 प्लस DE2 प्लस DE3 प्लस DE4 प्लस DE5 एंड सो ऑन, सबका सम हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सम ऑफ ऑल DE, sum of sigma का मतलब sum of all DE, and in case of continuous distribution, in case of continuous variation, sigma is replaced by integration. So E is equal to इंटीग्रेशन। बच्चों इंटीग्रेशन का जो सिंबल है काफी बड़ा एस, वो लिया ही समेशन से गया है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं छोटे छोटे, और हम उन सबका क्या कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं। तो समेशन ऑफ ऑल डीई मींस इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डीई। अब बच्चों डीई का हमारे पास वैल्यू है, तो E इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी का यहां से वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वेयर। बोलिए साहब,
समझ में आ गया होगा। अब बच्चों अभी हमें डी क्यू नहीं पता कि इस एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है। भाई हमें टोटल के ऊपर पता है कि टोटल के ऊपर जो चार्ज है वो क्यू है, टोटल लेंथ के ऊपर चार्ज कितना है क्यू, लेकिन हमें डी क्यू नहीं पता। तो हम डी क्यू कैसे निकालेंगे बच्चों, जरा देखो कि टोटल एल लेंथ के ऊपर चार्ज है साहब क्यू, तो यूनिट लेंथ के ऊपर चार्ज कितना होगा साहब, क्यू अपॉन एल। तो dx लेंथ के ऊपर चार्ज कितना होगा बच्चों, q अपॉन एल इंटू डी एक्स विच इज इक्वल टू डी क्यू। ठीक, और सिंपल, टोटल एल लेंथ के ऊपर चार्ज q, यूनिट लेंथ के ऊपर q अपॉन एल, तो dx लेंथ के ऊपर जो चार्ज होगा वो q अपॉन एल इंटू डी एक्स। तो जहां से dq की वैल्यू आ गई q अपॉन एल इंटू डी एक्स, इसको यहां पर रख दो। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q dx अपॉन एल एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साहब E इज इक्वल टू यहां से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन एल। ठीक है, ये जो है ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाता है, तो इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा आपका x की पावर -2 डी एक्स की पावर, ये ऊपर चला गया एक्स स्क्वायर, तो x की पावर -2 dx। अब बच्चों हमें लिमिट्स पुट करनी है। अब लिमिट्स का खेल समझिए, लिमिट्स कैसे पुट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात तो ये, इंटीग्रेशन के अंदर जिस वेरिएबल का डिफरेंशियल होता है, जिस क्वांटिटी का डिफरेंशियल होता है वो वेरिएबल है। मींस यहां पर डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बोलते हैं डी एक्स, डी वाई, डी टी, डी जेड, ये डिफरेंशियल है। अब डी एक्स है तो एक्स का डिफरेंशियल है, डी वाई है तो वाई का डिफरेंशियल है, डी टी है तो टाइम का डिफरेंशियल है। तो जिस इंटीग्रेशन के अंदर जिसका डिफरेंशियल होता है, मींस इंटीग्रेशन उसके रेस्पेक्ट में, उस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और वो क्या है, वो वेरी कर रहा है, वो वेरिएबल है। तो यहां पर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, इट मींस x इज वेरिएबल। और बच्चों लिमिट्स का मतलब होता है, अगर आप लोगों ने अभी 12th की शुरुआत है तो अभी इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा होगा, और बाकी आप अगर 12th पढ़ चुके हैं तो आपको जानकारी होगी। तो जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है उसमें लिमिट्स होती है, जिनको हम बोलते हैं मैथमेटिक्स में अपर लिमिट, लोअर लिमिट। तो बच्चों फिजिक्स में लोअर लिमिट और अपर लिमिट का मीनिंग क्लियर होता है, और वो मीनिंग क्या होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो वेरिएबल, और अपर लोअर लिमिट का मतलब होता है उस वेरिएबल की कम से कम वैल्यू कितनी हो सकती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, और अपर लिमिट का मतलब होता है कि उस वेरिएबल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। तो अब जब हम लिमिट रखेंगे तो लिमिट का मतलब है कि हमें इस x की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखनी है। तो बच्चों देखो ये x है, ये ठीक है, जब ये dx मैंने यहां माना है तो ये x ये है। अब ये सोचो x की वैल्यू कम से कम कहां हो सकती है, अगर मैं इस dx को, अगर मैं इस dx को यहां मान लूं तो x कम से कम है, x कम से कम है भाई, उससे कम तो नहीं। मैं यहाँ भाई रॉड ही यहां तक है, रॉड से बाहर इधर यहां थोड़ी ले सकता हूँ, रॉड के ऊपर ही एलिमेंट लेना पड़ेगा ना मेरे को। तो मैं अगर यहां पर एलिमेंट लेता हूं तो ये कम से कम डिस्टेंस हो गई, और किसके इक्वल है वो, स्मॉल आर के। तो x की वैल्यू कम से कम r, ये हो गई x की लोअर लिमिट। दूसरी बात बच्चों, मैं dx को दूर से दूर कहां ले सकता हूं, यहां, भाई इससे बाहर तो नहीं जाएगा, मैं यहां ले सकता हूं। तो यहां लूंगा तो देखो बच्चों r तो ये है ही, और l जो रॉड की लेंथ है वो और ऐड हो जाएगी पूरी। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू x की हो गई r प्लस एल, तो अपर लिमिट हो गई x की r प्लस एल। ठीक है बच्चों, बस प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इक्वल टू होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ n की वैल्यू है -2,
तो एन की वैल्यू -2 रखो भाई, एन की वैल्यू ये -2 है ना ये, तो एन की वैल्यू हम -2 रखेंगे तो एक्स की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1, तो ये आ जाएगी, आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन -1/x, तो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो E इज इक्वल टू हो गया था 1/4πε0 Q अपॉन L और -1/x, और लिमिट्स हो जाएंगी R टू R प्लस L। ठीक है बच्चों, बस अब लिमिट्स रखना आप जानते ही होंगे, तो लिमिट्स कैसे रखते हैं, 1/4πε0 Q अपॉन L। और लिमिट्स कैसे रखेंगे बच्चों, पहले आप वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट रखते हैं, तो मीन्स ये वेरिएबल है, इसकी जगह पर पहले अपर लिमिट रखेंगे R प्लस L, तो -1/R प्लस L। ठीक है, माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं, तो माइनस तो है ही, माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/R। तो बच्चों ये आ गया साहब E इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन L 1/R और -1/R प्लस L। बच्चों ये रॉड की या वायर की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला आ गया है। मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोगों की समझ में आया होगा। तो केस सेकंड करते हैं बच्चों, केस सेकंड करते हैं। अब ये आपकी समझ में आ गया होगा, अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं, बाकी लिखने की बेकार में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमने अपने चैनल पर टेलीग्राम में नीचे लिंक दे रखा है, आप पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हैं वहां से। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट केस पर चल रहे हैं। नेक्स्ट केस सेकंड है हमारा, केस सेकंड है जी इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो केस सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट। अब बच्चों इक्वेटोरियल क्या है आप जानते हो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सपोज ये रॉड है, ये आपकी रॉड है, ठीक है, और इस रॉड पर ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सपोज। अच्छा, हम पॉजिटिव चार्ज लेते हैं बच्चों, इसका मतलब ये नहीं है कि रॉड पॉजिटिवली चार्ज ही होगी, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, अब पर इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब है द पॉइंट एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये बराबर बराबर हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा हो। ठीक है, तो सपोज ये अगर L लेंथ की रॉड है तो ये साहब आपका L/2 और ये L/2, और ये आपका पॉइंट हो गया O, और O से सेंटर से ये कोई पॉइंट है आपका PR डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चों, तो मुझे इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अब वो वाली बात तो समझने की जरूरत नहीं है कि भाई हमको क्या करना है। बॉडीज के केस में हमने क्या सीखा अभी लास्ट वाले डेरिवेशन से, लास्ट वाली कैलकुलेशन से समझा कि अगर कोई बॉडी है तो हमें उस बॉडी को बहुत सारे पॉइंट चार्ज में डिवाइड करना है, क्योंकि डायरेक्ट बॉडी के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हम केवल पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला जानते हैं अभी तक। ठीक है, तो सेम अब इस बॉडी को भी, इस रॉड को भी हमें क्या करना है, और छोटे छोटे DQ पॉइंट चार्ज में डिवाइड करना है। तो मैंने सपोज यहां पर एक बहुत छोटा सा ये एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है dx और इसके ऊपर चार्ज है dq। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट चार्ज होगा मेरे लिए, और इस पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो पॉइंट और पॉइंट चार्ज को, पॉइंट और पॉइंट चार्ज को इलेक्ट क्या है, लाइन से, स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये कर दिया था मैंने। अब चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है रेडियली आउटवर्ड।
आपने पढ़ा है शुरू में ही। तो ये हो गई डी ई, ये हो गई साहब आपकी डी ई। ठीक है बच्चों। अब ये एंगल सपोज हमारा थीटा है, और ये हो गई साहब हमारी वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चों। अब साहब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल आपका थीटा होगा, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब बच्चों ये जो डीई है ये प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब ना ये एक्स पर है ना ये वाई पर है, ये एक्स और वाई के बीच में लाई कर रहा है। और फिजिक्स कहती है बच्चों कि अगर कहीं भी किसी भी सिचुएशन में कोई भी वेक्टर आपको प्लेन में लाई करता हुआ मिले तो सोचो मत, उसके कंपोनेंट कर दीजिए। तो मैं इसके जब कंपोनेंट करूंगा फील्ड के, तो दिस कंपोनेंट इज डीई कॉस थीटा। ठीक है, वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस पर कॉस वाला कंपोनेंट आएगा, और उसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साहब आपका डीई साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहां पर एक बड़ा जबरदस्त खेल चलेगा, मतलब कहते हैं ना सोचने वाला, जिसको जब आप देखते हैं पढ़ते होंगे, आपने पढ़ा होगा बुक्स में, तो उसे सिमेट्री बोला जाता है। मेरा ये जो तजुर्बा है बच्चों के, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं है, मतलब कोई लॉ नहीं है, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन या ग्रेविटेशन फील्ड की कैलकुलेशन हो या मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन हो, तो वहां आप देखेंगे कि जहां इस तरह की कैलकुलेशन करने के दौरान फील्ड के कंपोनेंट हो रहे हो, तो आप कंपोनेंट जब हो रहे हैं तो ये सोचिए कि जहां हमने जो एलिमेंट लिया है, क्या उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं कोई ऐसा एलिमेंट बन सकता है जिसका जिसके फील्ड का कोई कंपोनेंट एक दूसरे को, जो कंपोनेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हो। मींस ऐसे समझते हैं कि सपोज करो जैसे ये dx है और यहां से इसकी डिस्टेंस है सपोज ये x, dx की सेंटर से। अब मैं इतनी ही डिस्टेंस पर यहां, इतनी ही डिस्टेंस पर यहां मैं एक और dx लेंथ का और dq चार्ज का एक एलिमेंट लेता हूं, उतनी ही डिस्टेंस पर x पर, और तो जाहिर सी बात है ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी उतनी ही होगी, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, पाइथागोरस थ्योरम से। तो ये भी उतनी होगी, अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो जाहिर सी बात है इक्वल इक्वल डिस्टेंस पर हो गई पॉइंट से चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल इक्वल ही होगा, है ना। अब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो रेडियली आउटवर्ड ऐसे होगा, ये तो ये हो गया था आपका डीई। ठीक है, इस वाले का। अब ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा साहब, अगेन ये जो डीई है ये भी आपका प्लेन में लाई कर रहा है, ये एक्स और ये वाई, तो इसके भी कंपोनेंट करेंगे, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा साहब आपका डीई कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा डीई साइन थीटा। ठीक है बच्चों। अब आप देख रहे होंगे डीई साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट है, और दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, मैं जो भी कह रहा था कि फील्ड की कैलकुलेशन के दौरान, फील्ड की कैलकुलेशन के दौरान अगर कहीं पर इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि हम फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे किसी पॉइंट पर और उस फील्ड के हमें कंपोनेंट करनी पड़ी, तो सर्च दैट एलिमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू द गिवन एलिमेंट हुज वन ऑफ द कंपोनेंट कैंसिल ईच अदर। आपको कहीं ना कहीं सिमेट्रिकली एक ऐसा एलिमेंट जरूर मिल रहा होगा जहां दोनों के कोई ना कोई दो कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट कर रहे होंगे। मैं समझता हूं आप समझ रहे होंगे और समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल कर दिए। इट मींस जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहीं भी दो एलिमेंट लेंगे आप सिमेट्रिकली, ये फिर एक यहां ले लिया, तो उन दोनों के डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा, डीई कॉस थीटा जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड होते चले जाएंगे। क्लियर, सबके सब ऐड होते चले जाएंगे, पैरेलल है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, सम बोले तो इंटीग्रेशन,
सम ऑफ ऑल डीई कॉस थीटा, तो सम ऑफ ऑल डीई कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब डीई आप पता कर सकते हैं, तो डीई क्या हो जाएगा बच्चों, डीई पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला लगा देंगे भाई, पॉइंट चार्ज ही तो है ये हमारे लिए अब, तो 1/4πε0 क्यू, तो क्यू हो गया डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो डिस्टेंस कितनी है √r² प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा r² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, डीक्यू की कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो डीक्यू की कैलकुलेशन कैसे करेंगे बच्चों, कि टोटल लेंथ है एल, एल लेंथ पर चार्ज है क्यू, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा क्यू अपॉन एल, तो डी एक्स लेंथ पर चार्ज होगा क्यू अपॉन एल डी एक्स, तो ये हो गया सब हमारा डी क्यू। ठीक है बच्चों, तो डी क्यू आ गया सब, तो यहां से डीई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1/4πε0, डी क्यू की वैल्यू रखेंगे तो क्यू डी एक्स अपॉन एल और अंडर r² प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गई बच्चों हमारी क्या, डीई। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इस डीई की वैल्यू को यहां इंटीग्रेशन में रख देते हैं, तो ई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4πε0 क्यू डी एक्स अपॉन एल r² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बच्चों आपको एक और एक्सपीरियंस बताता हूं अपना, अगर आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो फिजिक्स में, कहीं भी किसी न्यूमेरिकल में, किसी डेरिवेशन में कैलकुलेशन करते करते ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन कॉस टेन, ठीक है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप ध्यान दीजिएगा आज के बाद और सर्च कीजिएगा जहां जहां आपको ऐसा दिखे, किसी भी कैलकुलेशन में साइन कॉस टेन और जितने भी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सेक कोसेक ये आ जाए, तो समझ लेना उस प्रॉब्लम के डायग्राम में कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा, और राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा होगा तो ये कॉस थीटा आ रहा है, तो इस कॉस की वैल्यू हमें उसी ट्रायंगल से मिलेगी। तो अगर मैं कॉस की वैल्यू निकालूं तो यहां से देखिए कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा साहब आपका आर और हाइपोटेन्यूज हो गया साहब आपका √r² प्लस एक्स स्क्वायर। लो जी, ये आपकी हो गई कॉस की वैल्यू, इसको भी यहां पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा साहब आपका r अपॉन √r² प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बस अब कुछ नहीं है, तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू एल आर, ये सब कांस्टेंट है बाहर ले लिए, और इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन r² प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2। ठीक है बच्चों, ये r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 है यहाँ, और ये r² प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, और मल्टीपल में पावर ऐड हो जाती है तो 1 + 1/2 3/2। ठीक है, बस। अब बच्चों मैंने क्या बोला था आपसे, मैं आपको बार बार हर वीडियो में एक ही चीज कहता हूँ, फिजिक्स टफ नहीं होती है बच्चों, फिजिक्स टफ नहीं होती है, फिजिक्स को टफ कहिए होता नहीं है, मतलब फिजिक्स का जो रंग रूप बाहर से जो खतरनाक रंग रूप लगता है अंदर से बड़ी सॉफ्ट होती है, तो जो बाहर से खतरनाक रंग रूप लगता है ना, ये कमबख्त मैथ बना देता है उसे। अगर मैथ्स कहते हैं ना, मैथ्स पर अगर हमारी पकड़ है, फिजिक्स तो बहुत सिंपल होती है। ठीक है बच्चों, तो अब बस कुछ नहीं है, तो फिजिक्स तो हो गई पूरी, अब मैथ बोला कि अब मुझे करो सॉल्व, मीन्स आपके सामने इंटीग्रेशन आ गया, अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। और बच्चों ये इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फिजिक्स में कई सिचुएशन में कई बार आपके सामने आएगा, तो इसको अभी समझ लेते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंटली यूज होगा ये। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, आपने इंटीग्रेशन में नहीं पढ़ा होगा, अगर आप अभी शुरुआत है भी आपके 12th की,
या जिन बच्चों ने कर ली है 12th पास आउट हैं तो उन्होंने तो पढ़ा ही होगा। तो जब हम इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर क्या है, हम करते हैं पुट x इज इक्वल टू r tan थीटा। ठीक है बच्चों, और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तो dx इक्वल टू हो जाएगा r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, बस ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है इनको मतलब जैसे x की जगह पर हमें ये रख देना है और इस dx की जगह पर हमें ये रखना है। ठीक है, अब E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन। तो dx की जगह मैंने रख दिया r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह मैंने रख दिया आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और इसकी पावर है आपकी 3/2। ठीक है बच्चों, अब साहब E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। अब बच्चों ये देखो, इसको जब हम करेंगे तो आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है तो ये हो गया आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा, उसका रूट लेंगे तो आर सेक थीटा और उसका क्यूब करेंगे तो आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। आप समझ सकते हैं, ये आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है ना, इसमें से आर स्क्वायर को कॉमन लिया पहले तो वो बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। फिर उसका रूट 3/2 है ना, तो रूट ले लो तो आर सेक थीटा, फिर उस पूरे का क्या हो रहा है क्यूब, तो आर क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सब हमारा E इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आर भाई ये आर स्क्वायर, आर से फिर एक आर कैंसिल हो जाएगा तो ये आर आपका नीचे आ जाएगा, नीचे आ गया और सेक स्क्वायर थीटा से ये हो जाएगा डी थीटा अपॉन सेक थीटा और 1 अपॉन सेक थीटा हम जानते हैं कॉस थीटा होता है। तो E इज इक्वल टू हो गया आपका Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर और ये हो जाएगा सब आपका इंटीग्रेशन कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब कॉस का इंटीग्रेशन बच्चों हम जानते हैं कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन थीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन थीटा। तो ये हो जाएगा सब हमारा E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर साइन थीटा। बच्चों एक फॉर्म तो हम ये भी याद रख सकते हैं इक्वेटोरियल के लिए, ये भी काम आता है। ठीक है, बाकी इसको आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं हम। फिर से साइन आ गया, साइन आ गया तो ट्राइंगल से वैल्यू निकाल लो साइन की, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने एक्स परपेंडिकुलर, तो एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको यहां पर पुट कर दो तो ये हो गया E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और अगर हम इसकी लिमिट्स की बात रखेंगे तो एक्स इज वेरिएबल, एक्स इज वेरिएबल, तो एक्स वेरिएबल है और ये ओरिजिन है तो ओरिजिन से इधर मैक्सिमम कितना है प्लस L/2 और ओरिजिन से इधर मिनिमम कितना है माइनस L/2। तो मैंने बोला था आपको लिमिट्स में वेरिएबल की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज देखी जाती हैं, तो मिनिमम लिमिट हो गई, लोअर लिमिट हो गई माइनस L/2 और अपर लिमिट हो गई प्लस L/2। ठीक है बच्चों, बस अब वेरिएबल की जगह लिमिट्स रख देंगे तो इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल आर, तो अपर लिमिट रखो L/2
अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई 4। ठीक है, माइनस माइनस करते हैं और माइनस यहाँ पर है ही तो माइनस माइनस प्लस, तो एल बाई 2 अपॉन अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई 4। ठीक है बच्चों, अब एल बाई टू एल हो जाएगा, तो ये हो गया था बच्चों इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि एल से ये एल कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 4 आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर, और अपॉन में नीचे आएगा 4 और 4 का रूट लेंगे 2, तो वो 2 पहुंच जाएगा आपका यहाँ ऊपर। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया सब आपका फॉर्मूला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन आर, और बच्चों ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन अंडर रूट 4 आर स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर। ये आ गया आपका आर के टर्म्स में, ये आ गया आपका किसके टर्म्स में, आर के टर्म्स में, और ये था आपका आर के और थीटा के टर्म्स में। तो दोनों फॉर्मूलों को हमें याद रखना है। ये इक्वेटोरियल के लिए, मतलब इक्वेटोरियल का मतलब होता है बच्चों, इतना समझ लीजिए, इक्वेटोरियल का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट है और यहां से एंड से जो एंगल बनेंगे पॉइंट पर वो इक्वल इक्वल बनेंगे। ठीक है, अगर ये आपका थीटा है तो इधर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी किसी किसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला जल्दी काम कर देता है और किसी किसी सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला भी काम आ जाता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल के लिए फॉर्मूला हो गया हमारा E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q अपॉन r और अंडर रूट में 4r स्क्वेयर प्लस l स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों केस थर्ड है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड रॉड और वायर, और ये आपके एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में भी है, आई थिंक एडिशनल एक्सरसाइज में है डेरिवेशन। तो थोड़ा आपके काम की चीज है, सीरियस है, मतलब ये सारी चीजें जितनी भी हैं एक्चुअल में बच्चों हम 11th-12th में पढ़ते हैं, और उसके बाद जब हम किसी कंपटीशन में बैठते हैं तो वो कंपटीशन हमें कुछ इस तरह का फीलिंग देता है कि हमने अपनी 11th-12th में कुछ इस तरह का नहीं पढ़ा जिस तरह का हमसे एग्जाम में पूछा गया है। तो वो बच्चों इसलिए है क्योंकि हम जो इजी सेलेक्टिव पोर्शन होता है हम उस पर फोकस करते रहते हैं, उसी को पढ़ते रहते हैं। और जेईई, नीट, ये इस तरह के एग्जाम हैं, यूँ समझ लीजिए कि ये वहीं से पूछते हैं जिन चीज़ों को हम 11th-12th लेवल पर स्किप कर देते हैं या जिनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो ये आपके 12th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में है ये जो डेरिवेशन है। तो बच्चों ये इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, मीन्स इधर प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी, हमें नहीं पता है कहाँ से शुरू कहाँ खत्म है। और ये कोई पॉइंट है पी जिस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, जिसकी वायर से डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो अगेन सेम प्रॉब्लम है कि एक बॉडी है और हमें उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बॉडी है तो भैया सीधा सा है, मैथमेटिक्स कहता है कि डिवाइड द बॉडी इन पॉइंट चार्जेज, और इंडिविजुअली हर एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, यहां पर सपोज मैंने एक पॉइंट चार्ज ले लिया डी क्यू। ठीक है, डी क्यू, और इसकी थिकनेस है साहब, लेंथ है इसकी डी एक्स, और यहां से सेंटर से इसकी डिस्टेंस है डी क्यू की एक्स। ठीक है बच्चों, अब ये पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट, इस पर मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। तो ये साहब हो गई लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट एंड चार्ज, और सपोज ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या, ये हो जाएगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब साहब तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका डी ई। ठीक है, अब ये एंगल हो गया सपोज आपका थीटा, ये एंगल थीटा हो गया, और ये हो गई साहब हमारी एक्स एक्सिस।
ये हो गई एक्स एक्सिस और ये हो गई साहब इसके परपेंडिकुलर वाई एक्सिस। अब बच्चों आपको जो बातें बता रहा हूं ना वो अकाट्य बातें हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, मैं बार बार रिपीट करता हूं इसलिए कि आपको चीजें चिपक जाए माइंड में। ये एक्स, ये वाई, ये वाई, ये एक्स। मैंने अभी अभी आपको ये बात कही थी कि कहीं भी फिजिक्स में अगर कोई वेक्टर प्लेन में लाई कर रहा है तो समझ जाइए आपको उसके कंपोनेंट्स करने हैं। तो डीई इज अ वेक्टर और मुझे इसके अब क्या करने हैं, कंपोनेंट करने हैं। तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा और वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उस पर कॉस वाला कंपोनेंट आता है, तो डीई कॉस थीटा। ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर ये हो जाएगा साहब आपका डीई साइन थीटा। ठीक है बच्चों, अभी लास्ट डेरिवेशन में मैंने आपको ये बात कही थी कि कहीं भी फील्ड की कैलकुलेशन के दौरान अगर कहीं भी इस तरह की सिचुएशन बन रही है कि कंपोनेंट कर रहे हैं हम और दो कंपोनेंट आ रहे हैं, तो एक बार ये चेक कर लीजिए कि कहीं कोई एक एलिमेंट ऐसा दूसरा एलिमेंट ऐसा तो नहीं है कि जिसका एक कंपोनेंट इसके किसी एक कंपोनेंट को कैंसिल कर रहा हो। सिमेट्री चेक। ठीक है, तो बच्चों जरा देखना, ये एक्स डिस्टेंस पर लिया था मैंने। अगर नीचे एक्स डिस्टेंस पर ले लूं मैं, सपोज नीचे मैं एक्स डिस्टेंस पर एक एलिमेंट और ले लूं, यहां से इतनी ही डिस्टेंस पर, सपोज यहां पर ले लिया मैंने ये डी क्यू, उतनी ही डिस्टेंस पर एक्स पर। ठीक है, और ये डी क्यू हो गया और इसको मिलाया मैंने पॉइंट से, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा ये डीई, और ये एंगल थीटा, तो ये एंगल आपका थीटा होगा और इसके भी कंपोनेंट होंगे, ये भी प्लेन में लाई कर रहा है तो ये कंपोनेंट हो जाएगा डीई कॉस थीटा और ये कंपोनेंट हो जाएगा साहब डीई साइन थीटा। अब देख लीजिए आप, इन दोनों एलिमेंट्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं, जो वाई के अलोंग कंपोनेंट्स हैं, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, तो वाई कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कंक्लूजन ये निकला कि इस तरह से एक एलिमेंट यहां लूं, फिर एक एलिमेंट यहां लूं, एक एलिमेंट यहां लूं, एक एलिमेंट यहां लूं, तो दोनों एलिमेंट्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, जो सिमेट्रिक एलिमेंट्स लिए हैं, सिमेट्रिक पॉइंट चार्ज जो लिए हैं, उनके जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल कर रहे हैं और जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एक्स एक्सिस के अलोंग जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो सब पैरेलल हैं, मतलब ऐड होते चले जाएंगे। तो पॉइंट पी पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, डीई कॉस थीटा प्लस डीई कॉस थीटा, डीई वन, डीई टू, डीई थ्री, इस तरह से मतलब इंडिविजुअल के सबके जितने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सब के सब ऐड होते चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये डीई कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो डीई इक्वल टू 1/4πε0 डी क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है चार्ज से पॉइंट की, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब डी क्यू कैसे निकालें, तो डी क्यू कैसे निकालेंगे कि सपोज यहां पर लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है लैम्डा, पता है हमें, मतलब यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है लैम्डा, तो इसकी एल लेंथ पर चार्ज कितना होगा लैम्डा एल। तो डी इक्वल टू सॉरी डी एक्स लेंथ पर कितना चार्ज होगा, तो 1/4πε0 डी क्यू, यूनिट लेंथ पर चार्ज है लैम्डा तो डी एक्स लेंथ पर चार्ज होगा लैम्डा डी एक्स, तो ये होगी डी क्यू की वैल्यू और आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, वो हो जाएगा सब आपका इंटीग्रेशन सम ऑफ ऑल डीई कॉस थीटा, सम ऑफ ऑल डीई कॉस थीटा। तो बच्चों E इज इक्वल टू डीई की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/4πε0 लैम्डा डी एक्स अपॉन आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। और अभी अभी मैंने आपको लास्ट डेरिवेशन कहा है कि कहीं भी किसी भी कैलकुलेशन के दौरान, किसी न्यूमेरिकल में, किसी डेरिवेशन में, फिजिक्स में साइन कॉस टेन कोसेक ये आ जाते हैं, तो समझ जाइए आपको कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल
बन रहा होगा। तो कॉस के लिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये आपका, ये ओपी, ये ठीक है, ऐसे मान लेते हैं ए, तो ओपी ए राइट एंगल ट्रायंगल है। अब कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हो जाएगा आर और हाइपोटेन्यूज हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2। ठीक है बच्चों, अब साहब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा, ठीक है, कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन में बचा आपका dx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, एक्स ये 1/2। ठीक है, तो दोनों ऐड हो गए तो 3/2। बच्चों अभी लास्ट डेरिवेशन में ही इंटीग्रेशन आया था, ये लास्ट वाले डेरिवेशन में ही ये वाला इंटीग्रेशन आया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से इसको करते हैं। तो यहां पर क्या करेंगे हम, पुट x इज इक्वल टू आर टेन थीटा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसको पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन dx की जगह रखेंगे आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और अपॉन में ये हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी 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 टेन स्क्वायर थीटा, और ये हो गया आपका पावर 1/2। ठीक है, अब सर E इज इक्वल टू लैम्डा आर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा आपका नीचे आर क्यूब सेक क्यू थीटा, तो ये हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर क्यूब और सेक क्यूब थीटा। ठीक है, अब साहब देखो आर इंटू आर, आर स्क्वायर तो एक आर नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों डी थीटा अपॉन सेक थीटा, और 1/सेक थीटा होता है कॉस थीटा, तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस थीटा इंटीग्रेशन और डी थीटा। कॉस का इंटीग्रेशन हम जानते हैं साइन थीटा, तो E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन थीटा। अब बच्चों हमको यहाँ पर लिमिट्स रखनी है, ये लिमिट्स रखनी है यहाँ पर, तो लिमिट्स कैसे रखेंगे बच्चों जरा देखो, ये आपका नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो इसको मान लो एलिमेंट को मैं अगर यहां लूं तो एंगल हो जाएगा ये। ठीक है, देखो ऐसे समझो इसको, सपोज करो ये एक वायर है ना, यहां तक, और ये है आपका पॉइंट। ठीक, तो ये बच्चों ये इस तरह से ये एंगल है आपका थीटा। अब वायर को थोड़ा नीचे बढ़ा दो तो आप देख रहे होंगे एंगल बढ़ गया, वायर को और नीचे ले जाओ फिर मिलाओ है तो एंगल और बढ़ गया, वायर को और नीचे बढ़ाओ तो एंगल। अब आप इमेजिन कीजिए, मैथमेटिक्स कह रहा है कि अगर ये वायर नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है तो ये एंगल 90 हो जाएगा, देख लीजिए आप। ठीक है, तो कहने का मतलब ये जो एंगल है नीचे, जैसे जैसे वायर नीचे की तरफ जा रहा है तो ये लाइन ऐसे नीचे 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 नीचे, और जो लिमिट बनेगी इसकी वो टेंस टू कहाँ जा रहा है, थीटा π/2। तो कैसे आ रहा है ये, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है तो -π/2, तो लिमिट हो जाएगी -π/2, और ऐसे ही ऊपर वाला इंफिनिटी के लिए जाएगा, ऊपर वाला ऐसे ऐसे ऐसे, तो लिमिट हो जाएगी +π/2। ठीक है बच्चों, अब साहब अब लिमिट लगनी है बस, तो ये हो गया आपका E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अब अपर लिमिट रखेंगे तो साइन π/2। ठीक है, माइनस माइनस होता है, और साइन -π/2, तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस,
मैं चलो डायरेक्ट नहीं कर रहा, माइनस साइन और फिर यहां पर आएगा -π/2। ठीक है, साइन माइनस थीटा आप जानते हैं, माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा तो प्लस हो जाएगा ये, और साइन 90 प्लस साइन 90 की वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 + 1 2, तो ये हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन 4πε0r। तो बच्चों ये फॉर्मूला आ गया लैम्डा अपॉन 2, ये कैंसिल कर देंगे तो 2πε0r। ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया बच्चों। और इस फॉर्मूले को आगे हम अभी गॉस लॉ से ड्राइव करेंगे। रिमेंबर, इस फॉर्मूले को अभी आगे हम गॉस लॉ से ड्राइव करेंगे। और बच्चों अभी आपने देखा, अभी ये जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया ये कूलॉम्स लॉ से किया। अब आप कहेंगे कूलॉम्स लॉ से, कूलॉम्स लॉ से कैसे कर दिया हमने ये? अरे बच्चों, ये पॉइंट चार्ज के लिए जो फॉर्मूला निकाला है हमने 1/4πε0q/r², याद कीजिए, याद कीजिए, ये फॉर्मूला हमने किस लॉ को अप्लाई करके निकाला था? E = F/Q0। और वो F किससे निकाला जाता है? कूलॉम्स लॉ से। वो F किससे निकाला जाता है? कूलॉम्स लॉ से। तो अल्टीमेटली हम जो अब तक E कैलकुलेट कर रहे थे वो कूलॉम्स लॉ की हेल्प से कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हम कूलॉम्स लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं तो काफी मशक्कत करनी पड़ रही है, हमें एक अच्छा खासा मैथमेटिक्स अप्लाई करना पड़ रहा है। तो बच्चों आगे जब हम गॉस लॉ डिस्कस करेंगे तो वहां पर आपको यही बताया जाएगा कि गॉस लॉ की जो कहते हैं ना कि नेसेसिटी द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो गॉस लॉ की क्या आवश्यकता क्या हुई थी, नीड क्या थी उसको लाने की फिजिक्स में, क्योंकि गॉस लॉ का भी काम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना होता है ना। तो इस बात को याद रखना, जब हम गॉस लॉ पर आएंगे तो हम गॉस लॉ में इस बात को रिपीट करेंगे, गॉस लॉ की इंपोर्टेंस को समझाने के लिए कि व्हाई डू वी रीड गॉस लॉ। ठीक है, तो ये इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब बच्चों आपको लास्ट वीडियोज अगर आप देख रहे होंगे तो वहां पर मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्कस की थी हमने। तो वहां पर एक पॉइंट आया था यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैंने आपको वहां पर एक बहुत सिंपल सी ट्रिक दी थी कि अगर हम किसी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं और उस बॉडी के इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्टेंस आ रही है तो समझ जाइए वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अगर सपोज कीजिए बच्चों, अगर आपसे कोई पूछता है कि भी इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा, तो आप देख सकते हैं इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आर पर डिपेंड कर रहा है। और आर क्या है? पॉइंट की डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है। तो दिस इंप्लाइज E is inversely proportional to R, so this implies field is non uniform। तो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है बच्चों, तो अब एक लास्ट और डेरिवेशन है लाइन चार्ज का, उसे और करते हैं। अब जो इसका एक फोर्थ पार्ट और बचा है अभी, जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मींस कि वो ना इक्वेटोरियल पर है ना एक्सिस पर है, कहीं भी है इन प्लेन, तो उस पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है। और उससे ये जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए हैं उस जनरल फॉर्मूले से हम इन फॉर्मूला को स्पेशल केस में ड्राइव कर सकते हैं। मतलब एक ही फॉर्मूला अगर हमें याद हो तो हम इन सारे फॉर्मूलों को ड्राइव कर सकते हैं उसी फॉर्मूले से। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप फिजिक्स पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।